IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन पाएंगे उनको भी पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी PCS एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं, IQ प्लस एकेडमी, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस यू ललित पदभार ग्रहण करेंगे, इनका क्रम बताना है। तो जो इनका क्रम है वो 49 है। आइए देखते हैं कुछ और इनके बारे में। अभी NV रमन्ना जो कि 48 क्रम के न्यायाधीश है, यह रिटायर हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, और इन्होंने सिफारिश की है इनको, यानी जस्टिस यू ललित को नाम दिया है कि इनको नेक्स्ट न्यायाधीश बनाया जाए। इनके बाद जो CJI का पद होगा जस्टिस यू ललित को दिया जाएगा। जस्टिस ललित का जो कार्यकाल होगा वो 3 महीने से भी कम का होगा, क्योंकि वे 8 नवंबर को सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे, यानी कि अब जल्द ही एक नए CJI भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम CJI के बारे में और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो अनुच्छेद 124 के तहत इनका नियुक्ति किया जाता है, और राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेता है और इनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा अगर हम देखें इनका एज तो 65 इयर्स का होना चाहिए, और न्यायाधीश को केवल तभी हटाया जा सकता है जब उन पे कोई दुर्व्यवहार हो या असमर्थता हो। इस सब पॉइंट्स को लेकर उनको हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर, और संसद के दोनों सदन में इन 2/3 बहुमत को पास किया जाएगा, और उसके बाद इनको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के माध्यम से इनको 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। चलिए अगर हम यहाँ ऑप्शंस में देखें तो 45th क्रम के कौन से रहे हैं, तो दीपक मिश्रा जी थे, इनका नाम भी याद रखेंगे कि 45th क्रम में दीपक मिश्रा जी का नाम आता है। 49th में अभी बनेंगे जस्टिस यू ललित। और 46th क्रम के कौन से थे, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रंजन गोगोई थे उनका क्रम था 46th, और 47th क्रम के शरद अरविंद बोबड़े जी थे, और अभी जो 48th पे है वो NV रमन्ना जी हैं, तो उनका नाम याद रखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेंगे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? अगस्त में या 7 अगस्त को मनाया जाता है पर ईयर। 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था, और यह क्यों शुरू किया गया था? जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन को मनाने के लिए 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 अगस्त को। इसके अलावा अगर हम और देखें तो जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें स्वदेशी उद्योग को विशेष रूप से जो हथकरघा होता है, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट, उसको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो इसलिए मनाया जाता है इसे प्रतिवर्ष। सबसे पहले इसे कहाँ स्टार्ट किया गया था? चेन्नई में मोदी जी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था 7 अगस्त 2015 को। अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस में तो जो यहाँ पे 30 अगस्त को प्रतिवर्ष लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, और अगर 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे, मेन रूप से ये 30 अगस्त वाला याद रखेंगे, और 23 अगस्त वाला भी जो इम्पॉर्टेंट है। 30 अगस्त को क्या मनाते हैं? लघु उद्योग दिवस, और 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए स्मरण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 23 अगस्त को मनाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने महिला हॉकी में कांस्य पदक मैच में किस देश की टीम को हराकर कांस्य पदक को जीता है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड को हराया है भारत ने, और महिला हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको जीत लिया है। न्यूजीलैंड को
एक एक से हराया और जो ब्रॉन्ज मेडल था उसको अपने नाम किया है। महिला हॉकी टीम ने 16 वर्ष बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई भी पदक जीता है। और इस तरह से अगर हम भारत का देखें कितने मेडल्स हैं टोटल, तो अभी 55 मेडल्स टोटल भारत के पास है, जिसमें से 18 गोल्ड है, 15 सिल्वर है और 22 ब्रॉन्ज मेडल है। और साथ ही अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा मेडल है। टोटल जो मेडल की संख्या ऑस्ट्रेलिया के पास फ़िलहाल वो 174 है। अभी ये गेम चल रहा है तो बढ़ते रहेंगे। अभी मैंने जब ये तैयार किया था तो 174 थे, हो सकता है और बढ़ भी गया हो अभी। और ये फर्स्ट रैंक पे है, जिसमें से इसके पास 66 गोल्ड मेडल है। और सेकंड स्थान पे कौन सा देश चल रहा है? इंग्लैंड है दूसरे स्थान पे, जिसके पास टोटल 166 मेडल्स हैं और जिसमें से 55 गोल्ड मेडल हैं। तो ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। अभी गेम चल रहा है तो गेम जब एंड हो जाएगा तो इस पे भी एक वीडियो लाया जाएगा सेपरेट। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। तो यह अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग जो हुई है उसे किया गया है राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में। इस बैठक में मेन रूप से जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्री सदस्य और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। इसमें सीईओ अभी परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। अगर हम नीति आयोग की संरचना की बात करें तो संरचना में इसके एक अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष पीएम होते हैं। और फिर उसके बाद इसमें गवर्निंग जो काउंसिल होती है उसमें सभी राज्य के सीएम होते हैं। और जो भी यूटी होता है यानी कि यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य, उसके जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं वहाँ पे, तो वो होते हैं। और जो भी विधानसभा, जैसे कि जिस यूटी में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं गवर्निंग काउंसिल में। और कुछ इसमें स्पेशल इनवाइटेड मेंबर भी होते हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके अलावा देखें तो पीएम के द्वारा इसके जो सीईओ होते हैं और जो भी इसके उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अभी उपाध्यक्ष जैसा कि मैंने बताया सुमन बड़े हैं और इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। अगर नीति आयोग के बारे में बात करें तो यह योजना आयोग का परिवर्तित रूप है। योजना आयोग को 1951 में लागू किया गया था और किसी भी देश को या किसी भी काम को कह ले तो करने के लिए एक बेस्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से योजना आयोग को लाया गया। लेकिन जब अभी बीजेपी की सरकार आई 2014 में तो उन्होंने अनाउंस किया कि जो योजना आयोग है उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे नीति आयोग का गठन किया गया 2015 को। और फिर उसके बाद ये 2017 से अपना मतलब एक्शन में आया, क्योंकि अभी उस टाइम 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वो उसका टाइम था 2012 से 17 तक टाइम था, तो इसलिए ये 2017 के बाद आई। जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है, जबकि जो योजना आयोग था टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था। तो यही सब जो कमियां थी छोटी छोटी, उसी को सुधारने के लिए इसको लाया गया था। चलिए आगे देख लेंगे। अगर हम इसमें और पॉइंट्स को देखें कि जो अभी गवर्निंग काउंसिल चल रही है बैठक, तो उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो इसके बैठक के दौरान मेन रूप से कृषि, शिक्षा और जो भी इकोनॉमिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई है। और नीति आयोग की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक 2015 में हुई थी और यह 2019 के बाद इन पर्सनल मीटिंग थी, मतलब पहली मीटिंग थी 2019 के बाद यह जो अभी हो रही है। इस मीटिंग में फसल विविधीकरण और तिलहन दलहन पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का किस तरह से एग्जीक्यूशन हो सके, शहरी शासन बैठक का मुख्य एजेंडा, ये सभी मेन टॉपिक्स पे बात की गई है। इसके अलावा अभी भारत G20 की अध्यक्षता भी करने वाला है, जिसके लिए कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ज़्यादा तक उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में ही होगा। तो भारत और संघीय व्यवस्था के लिए जो G20 की
अध्यक्षता करेगा भारत, तो उसके जो भी G20 के प्लेटफॉर्म पर राज्यों की भूमिका होगी उसके अबाउट में भी इसमें चर्चा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने इंडिया ऑयल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में पदभार को संभाला है? रंजीत राठ ने इस पद को अभी संभाला है दोस्तों। आइए इनके बारे में देखते हैं। इनको अभी प्रबंध निदेशक और मतलब CMD बनाया गया है ऑयल का। इससे पहले वे मिनरल एक्सप्लोरेशन और कंसल्टेंसी लिमिटेड के CMD थे और उन्होंने भारत के गोल्ड माइंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और खनिज बिंदेश इंडिया लिमिटेड के CEO पद पर भी कार्य किया है। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है नियुक्ति की, तो हम लोग देख लेते हैं कुछ महारत्न कंपनियों के CMD को। तो अभी ONGC की कौन है? ONGC की अलका मित्तल है। इसके साथ ही अगर हम सेल का देखें तो सेल की भी अभी सोमा मंडल है, जो कि पहली महिला CMD बनी हुई है सेल की, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे NTPC की, तो NTPC के कौन है? गुरदीप सिंह है। और PFC ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत का 11वां महारत्न कंपनी है PFC। तो PFC के अभी CMD कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लोन इसके CMD हैं। अगर हम देख लें गेल के, तो गेल के अभी कौन है? मनोज जैन है। मनोज जैन गेल के CMD हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट है जनदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका क्रम बताना है हमें। तो इनका जो क्रम है वो 14वें क्रम के बने हैं उपराष्ट्रपति। इससे पहले यह वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी थे। 6 अगस्त 2022 से ये 14वें उपराष्ट्रपति मतलब इनको चुना गया था। और इनके विपक्ष की उम्मीदवार थी सुश्री मार्गरेट अल्वा, जो कि 346 मतों का अंतर हुआ, जिसकी वजह से अभी धनखड़ जी को बनाया गया है। एम वेंकैया नायडू जी का यह स्थान ले रहे हैं और यह 11 अगस्त 2022 को पद का शपथ ग्रहण करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि अन्य जो भी यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो 12वें क्रम के मोहम्मद हामिद अंसारी हैं और 11वें क्रम के भैरव सिंह शेखावत थे। और इसके अलावा जैसा कि हम सभी को पता है एम वेंकैया नायडू 13वें क्रम के थे। अगर हम देखें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो जो इनसे रिलेटेड आर्टिकल है वो 63 यानी आर्टिकल 63 में संविधान में कहा गया है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो दूसरे सर्वोच्च पद मतलब भारत में होता है। इनका जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिया जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करते हैं। अगर इनका बात करें कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो जो इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है, जिसे एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें देखेंगे कि इनका जो चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अब हम देख लेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी जो इसका स्थापना किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत का जो सौनी है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर पाठक के द्वारा किया गया है।
उत्तराखंड का जो वन विभाग अनुसंधान विंग है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसका स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य है वह है भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न जो मसाले हैं उनको लोकप्रिय बनाना और लोगों तक इसकी जो जागरूकता है, इसका जो अवेयरनेस है उसको फैलाना इसका मेन पर्पस है। अगर हम उत्तराखंड में देखें कि और कौन कौन से ऐसे पार्क की स्थापना की गई है रिसेंट में, जो कि करंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम देख लेंगे कि चमोली में हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। उसके अलावा मुनस्यारी में मुनस्यारी जो है वहाँ पे लाइकेन पार्क की स्थापना की गई थी। और अभी एक ग्रास कंजर्वेटरी जो है उसकी भी स्थापना रानीखेत में की गई है, ये याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक पाम गार्डन या पामेटम की भी स्थापना की गई है, जो कि आई थिंक रानीखेत में नहीं, नैनीताल में शायद है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन नैनीताल में मेरे को ऐसा हो रहा है। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये तो करंट से रिलेटेड हो गए थे। अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, क्योंकि सबसे पहले बाघ का जो संरक्षण स्टार्ट किया गया था यहीं पे स्टार्ट किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखेंगे। और अभी हाल ही में यह इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रखने का प्रस्ताव दिया गया था, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा। अगर अदर नेशनल पार्क्स की बात करें तो उसमें इम्पॉर्टेंट राजाजी नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो शामिल है इसमें, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा? तो एनपीसीआई की मदद की जाएगी यहाँ पे आईआईटी कानपुर के द्वारा। कानपुर आईआईटी और जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है एनपीसीआई, उसने स्वदेशी डिजिटल भुगतान के समाधान पर यहाँ पे एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है कानपुर आईआईटी के साथ। यह जो समझौता हुआ है उसके माध्यम से एनपीसीआई और इसकी जो भी सहायक कंपनियां हैं उनके उत्पाद और सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा का जो नियंत्रण होगा उस पर बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे बात आती है आईआईटीज़ की, तो इससे रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि करंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से इससे हम लोग बना सकते हैं। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा नियोबोल्ट नाम का दिव्यांगों के लिए एक व्हील चेयर का निर्माण किया गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। इसके अलावा सबसे रिसेंटली यह है कि भारत का जो उच्च शिक्षा संस्थान का रैंकिंग दिया गया है भारत में जो इंस्टीट्यूशंस का, उसमें आईआईटी मद्रास सबसे नंबर 1 पे है। इसके अलावा अगर हम आईआईटी कानपुर के बारे में देखें तो आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में सेप्टिक टैंक को साफ़ करने के लिए होमोसेप, याद रखेंगे इसका नाम, होमोसेप नाम से एक रॉबोट का निर्माण किया था, तो इसलिए यह काफ़ी चर्चा में रहा था। और कानपुर के द्वारा नहीं की गई थी, ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ही की गई है। मतलब आईआईटी मद्रास ने नियोबोल्ट और होमोसोप है उन दोनों का निर्माण किया है अभी। और इसके अलावा अगर हम देखें इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो आईआईएससी के द्वारा अभी कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है जिसका नाम माई वैक्स है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे इसको। कानपुर से रिलेटेड एक देख लेंगे हम लोग कि यहाँ पे ब्लॉकचेन होता है उससे आधारित एक डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब देख लेंगे अगले प्रश्न को। उससे पहले हम देख लेते हैं एनपीसीआई के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जो कि विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक जो मदर संस्था बोल सकते हैं वो है।
इसके अलावा इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत इसका पंजीकृत और गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न को। अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को डैश में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। तो जैसा कि बहुत टाइम से यह चर्चा चल रहा था कि नेटो में शामिल होने के लिए दोनों देशों ने किया था, तो अभी हाल ही में यूएसए सीनेट के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है नेटो में शामिल होने के लिए। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूक्रेन जो कि नेटो में शामिल हुआ था, जिसकी वजह से रसिया ने काफ़ी उस पर आक्रमण भी किया और अभी ये युद्ध चल ही रहा है। तो ऐसे समय में स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो के सदस्य बनने जा रहे हैं। तो इस बात पे रसिया काफ़ी मतलब गुस्सा हो गया और उसने ये भी स्टेटमेंट दिया कि अगर नेटो के द्वारा स्वीडन और फिनलैंड में अपनी जो सेना है वो भेजी जाती है तो रसिया भी शांत नहीं रहेगा और वो भी कुछ एक्शन ले ही लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ जो भी सिचुएशंस है वो क्रिएट हो रहे हैं। नेटो बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेटो को जो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो जो सोवियत यूनियन था उस पर संतुलन बनाए रखने के लिए, या कह सकते हैं उसको संतुलित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना 1949 में हुई थी और जो इसकी स्थापना की गई है उस मतलब कि जो भी इसके सदस्य हैं, जो नेटो के सदस्य देश हैं, उनको ये सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। नेटो के कुछ आर्टिकल्स है, उसमें आर्टिकल जो 5 है, इसका जो आर्टिकल 5 है वो ये बताता है कि जो भी सदस्य देश हैं उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाएगा। और इस तरह से जो भी सदस्य देश इसमें शामिल हो जाते हैं वो अमेरिका के साथ साथ यानी यूएसए के साथ साथ जो भी नेटो के सदस्य देश हैं उन सभी देशों का जो सैन्य इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं या उपकरण बोल सकते हैं तो उन सभी का यूज़ कर सकता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में ले सकते हैं कि आइसलैंड जो कि बहुत ही अच्छी कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, इसके पास अपनी सेना नहीं है लेकिन यह पूरी तरह से अभी सुरक्षित है क्योंकि यह नेटो का सदस्य देश है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे बात आती है फिनलैंड और स्वीडन की, तो कुछ रैंकिंग से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो फिनलैंड अभी जो कि सबसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है उसमें नंबर 1 स्थान पे है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 136 है। फिनलैंड जो जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें 2nd स्थान पे है। इसके अलावा अगर स्वीडन की बात करें तो जेंडर गैप इंडेक्स में इसका स्थान 5वां है। भारत का स्थान क्या है? 135 है इसमें। और इसके अलावा देखेंगे जो फर्स्ट नंबर है जेंडर गैप में वो आइसलैंड का है। यहाँ पे नेटो में कितने सदस्य देश हैं? अभी इसमें 30 सदस्य देश हैं जिसमें से 28 यूरोपीय कंट्रीज़ यानी यूरोपियन कंट्रीज़ है और 2 कंट्रीज़ जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता है। चलिए आगे देख लेंगे अब हम अपने अगले प्रश्न को। किस भारतीय कंपनी ने अगस्त 2022 में पहली बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रवेश किया है? तो वो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी पछाड़ते हुए जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, यह 500 जो फॉर्च्यून ग्लोबल का सूची है उसमें प्रवेश कर गया है। और अभी इसकी रैंकिंग क्या है? तो इसकी रैंकिंग 98 है। इस जो अभी इस ग्लोबल फॉर्च्यून
500 का जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें 98 स्थान है इसका। साथ ही यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी काफ़ी अच्छी देखी गई है इंक्रीज़मेंट, तो 51 स्थान यह आगे बढ़ा है। अगर हम बात करें इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो हमेशा की तरह वॉलमार्ट अमेरिका जो है वो फर्स्ट स्थान पे है। चलिए इसके अलावा देख लेंगे कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का जो लिस्ट है उसमें इंडिया की कितनी कंपनियां शामिल है। इसमें 9 इंडियन कंपनीज शामिल है, जिसमें से 5 गवर्नमेंट की है यानी गवर्नमेंटल है, और बाकी के जो 4 हैं वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। LIC के बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत सरकार इसका स्वामित्व करता है और इसके अभी अध्यक्ष हैं MR कुमार, और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में मुंबई में की गई थी, और इसके संस्थापक भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है। पंचामृत योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। गन्ना किसानों के लिए इसकी शुरुआत की गई है, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा इसका पंचामृत नाम रखने के पीछे एक मेन रीज़न है क्योंकि इसके माध्यम से जो भी मॉडर्न टेक्निक दिया जाएगा, और पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, ये सारी चीज़ें, ये ड्रिप इरिगेशन वगैरह जब आप जाएंगे मेंस में तो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। मल्चिंग सफल शामिल है। ये तरह से इसमें 5 चीज़ें शामिल है, इसलिए इसका नाम पंचामृत दिया गया है। अगर बात करें योजनाओं की तो कुछ योजनाओं को देख लेते हैं कि अभी कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। राशन आपके द्वार एक योजना चलाई गई थी, MP के द्वारा यह योजना चलाई गई थी। जो भी यहाँ पे दिव्यांग और सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए घर तक अनाज पहुँचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के द्वारा एक और स्कीम चलाई गई है, फ्री स्मार्टफोन। यहाँ पे फ्री स्मार्टफोन देने के लिए एक योजना चलाई गई है UP गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही एक स्वच्छ योजना भी चलाई गई है जो कि आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई है, और फ्री स्किल ट्रेनिंग योजना है, ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। मिशन वात्सल्य याद रखेंगे, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है आज का सेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।